मेरा नाम रूपाली है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन कोई भी किसी के फेवर में बोलने के लिए तैयार नहीं रहता था। हर किसी को बस अपनी ही पड़ी रहती थी। हर कोई अपने काम से काम रखता था। हर कोई अपने आप से मतलब रखता था। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर भी थे। मेरी सास मुझे मेरी माँ की तरह प्यारी थी, क्योंकि मेरी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। इसलिए मुझे मेरी सास में अपनी माँ नजर आती थी और मैं उनके साथ इसी तरह से बिहेव करती थी। लेकिन एक दिन मेरी सास के साथ मेरे ससुर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे ससुर मेरी सास के साथ मेरे पिताजी को इस दुनिया से गए हुए काफी साल हो गए थे। मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और अभी तक मेरे किसी भाई की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे सारे भाई मुझसे छोटे थे। मैं अपने माता पिता की सबसे बड़ी और पहली औलाद थी। मेरे पिता ने हमेशा अपने काम को ही अहमियत दी थी। उन्होंने कभी मुझे अहमियत नहीं दी थी। मैं तो बस अपने घर में काम काज में ही घिरकर रह गई थी, क्योंकि मेरे सारे भाई काम पर जाते थे और मेरे सबसे छोटे 2 भाई वो घर में ही रहते थे। मुझे इतने बहुत सारे लोगों का खाना बनाना पड़ता था। इधर मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरे पिता को मेरी शादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। और जब वो मुझसे 1 साल छोटे मेरे भाई की शादी करना चाहते थे, तो मेरे पिता के सारे रिश्तेदार उनको कहते थे कि पहले बेटी पर ध्यान दो और उसकी शादी करो। तो मेरे पिता उनसे यही कहते थे कि मेरे पास बेटी की शादी करने के लिए दहेज नहीं है। बहू का क्या है, बहू तो फ्री में भी आ जाएगी और अपने साथ दहेज भी लेकर आएगी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अब धीरे धीरे मेरी उम्र भी हो गई थी। कुछ दिनों बाद मेरी भाभी आ गई और उसने मेरा इस घर में जीना दुश्वार कर दिया था, क्योंकि वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। वैसे तो मैं घर के सारे काम पहले से ही करती आई थी, लेकिन अब भाभी आ गई थी तो उसका भी कुछ हक बनता था। लेकिन भाभी ने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो सारा दिन बस आराम ही करती रहती थी। घर वालों को लगता था कि भाभी के आ जाने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और अपनी माँ को याद करके बस रोती रहती थी, क्योंकि जिस दिन से मेरी माँ की मौत हुई थी उस दिन से ही मेरे ऊपर इस घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। मुझे अपने भाइयों की भी बहुत फिक्र थी, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को ये समझा लिया कि जब इस घर में किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, तो मुझे भी किसी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं देखने में भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बस मामूली सी शक्ल की लड़की थी और मेरी उम्र अब लगभग 35 साल हो चुकी थी। मेरे साथ की जितनी भी लड़कियां थीं उन सब की शादी हो चुकी थी और उनके पास 2 या 3 बच्चे थे, और इधर मैं थी जिसकी शादी ही नहीं हो रही थी। एक दिन मेरे चाचा जी हमारे घर पर आए और उन्होंने मेरे पिताजी को बहुत समझाया कि पहले बेटी की शादी करो, उसके बाद कुछ और काम करना। मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो फिर भी अपना काम करते थे। उन्होंने कभी अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया था। उन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब था, और वो पैसा भी सिर्फ अपने और अपने बेटों के लिए ही कमाते थे। जितना कमाते थे अपनी और अपनी बेटों की ख्वाहिशों को पूरा कर दिया करते थे। मुझसे तो किसी को भी कभी कोई मतलब नहीं रहा था। बस मैं इस घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। मेरे चाचा जी और दादा की जिद करने पर मेरे पिताजी मेरी शादी करने पर तैयार हो गए थे। रिश्ता भी चाचा जी खुद ही लेकर आए थे। मैं इस बात से खुश थी कि चलो मेरी शादी होने वाली थी और इस घर से मेरी जान छूटने वाली थी। लेकिन मेरी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी जहाँ पर भी हो वो परिवार छोटा और कम मेंबर का हो। लेकिन जब मैंने लड़के को देखा और मुझे उसकी फैमिली के बारे में पता चला, तो मेरा दिल टूटकर रह गया था। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो लड़का बहुत ज़्यादा काला था और उसकी फैमिली भी मेरी फैमिली की तरह ही बहुत बड़ी थी। उसके 6 भाई और 2 बहनें थीं। दोनों बहनों की शादी तो हो चुकी थी और सारे भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ दूसरे शहर में रहते थे। इधर ये लड़का अपने घर में माता पिता के साथ रहता था। बस इस लड़के की खूबी इतनी थी कि ये बहुत ज़्यादा कमाता था और इसका घर भी बहुत बड़ा था। सुना था कि सारे भाई अपने अपने हिस्से लेकर अलग हो गए। ये लड़का बहुत ज़्यादा काला था, इस वजह से इसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से मेरे चाचा जी ये रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि इधर मेरी शादी करने का तो मेरे पिता का कोई इरादा ही नहीं था और मेरे रिश्ते भी नहीं आते थे, क्योंकि मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। इसलिए मेरे पिताजी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इस रिश्ते की हाँ करने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि लड़के वालों को दहेज नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके पास भगवान का दिया सब कुछ था। लड़के की माँ ने आकर मुझे सोने की अंगूठी पहना दी थी।
मैं खुश थी कि चलो मेरी शादी तो होने जा रही है, और फिर एक ऐसे परिवार में होने जा रही है जहां पर मेरा पति बहुत ज़्यादा अमीर है। शक्ल सूरत से क्या होता है, इंसान की कमाई अच्छी होनी चाहिए। और फिर मुझे तो कोई ऐसा पति चाहिए था जो मेरी इज्जत करे और मुझे प्यार दे। इसी भरोसे के साथ मेरी शादी मेरे पिता ने उस लड़के के साथ कर दी थी। मेरी ससुराल हमारे घर से बहुत दूर थी। मेरे भाइयों या मेरे पिता किसी ने भी लड़के के घर जाकर उसके घर को नहीं देखा था। वो लोग तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ही मुझे विदा कर रहे थे। लेकिन मुझे अपने चाचा जी पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वही मेरा ये रिश्ता लेकर आए थे। पर अफसोस की बात यह है कि मेरा ये भरोसा उनके लिए गलत साबित हुआ था। जब मैं विदा होकर अपनी ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरे पति का घर तो बहुत बड़ा था और मेरे पति का रंग भी बहुत काला था। पर फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वो अलग घर में नहीं रहते थे, बल्कि एक ही घर में रहते थे। शादी के कुछ दिनों तक तो मुझे लगा कि वो लोग मेहमान हैं और शादी करने के बाद चले जाएंगे, लेकिन वो जितने भी लोग थे उसी घर में रहते थे और उनमें से कोई भी अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे पति के अलावा उनके 6 भाई थे और उनकी 6 पत्नियां थीं। उन पति पत्नी के बच्चे भी बहुत सारे थे। मेरे पति के साथ तो मेरे शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरा पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया था। इधर मेरा ख्याल मेरी सास रखती थी। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मेरी सारी जेठानियां तो अपने कमरों में ही पड़ी रहती थी। उन्हें आराम और मेकअप करने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे सिर्फ 2-3 दिन ही आराम करने का मौका मिला होगा। उसके बाद से ही मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वैसे तो यहाँ पर नौकर भी लगे हुए थे। वो सारे नौकर ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन मुझे इतने बड़े घर में होते हुए इन नौकरों पर भरोसा नहीं था। इसलिए मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं उन पर नजर रखती थी। मेरी सास मेरी इस जिम्मेदारी से बहुत खुश हुई थी। इतने ज्यादा लोग होते हुए भी इस घर में सन्नाटा था। हमेशा बहुत ज्यादा खामोशी रहती थी। सारे लोग अपने अपने कमरों से बाहर ही नहीं निकलते थे। मेरा पति जब से शहर गया था मुझे अपने कमरे में अकेले ही सोना पड़ता था। मेरे पति की आदत बहुत अच्छी थी। शादी की पहली रात से ही उसने मेरे साथ अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखा था। मुझे खुशी हुई थी कि चलो यहाँ मेरा पति तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका रंग बहुत ज़्यादा काला होने की वजह से उनकी काफ़ी टाइम बाद शादी के लिए लड़की मिली थी। जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए जाती और मैं अकेली होती तो रात बीच में मुझे ऐसा लगता जैसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मुझे लगता था कि जैसे इस घर में भूत है, क्योंकि मुझे किसी के पैरों की चलने की आवाज़ भी आती थी। सारा दिन तो इस घर में सब लोग कमरे के अंदर ही बंद रहते थे। फिर रात को कौन था जो इस घर में टहलता था? मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैं अपने पति को याद करती रहती थी। अब हर दिन ही ऐसा होने लगा था कि मुझे किसी के चलने और चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं। मैं डरते हुए अपने कमरे में ही बंद रहती थी। मैं सोचने लगी कि इस बारे में किसी से पूछूंगी ज़रूर कि आखिर रात के टाइम पर इस घर में ऐसा क्या होता है। मैंने अगले दिन जब अपनी सास से ये बात पूछी तो वो मेरे इस सवाल पर थोड़ा घबरा गई थी और उन्होंने बातों को गोल गोल घुमा दिया था। ये घर भी तो बहुत बड़ा था, इस घर में रहते भी तो बहुत सारे लोग थे। हो सकता है कि कोई ना कोई रात के टाइम पर जाग जाता हो या फिर किसी जेठानी का बच्चा रोता हो और मुझे लगता हो कि कोई चिल्ला रहा है। शायद ये मेरा वहम हो। मैंने अपने दिल को समझा लिया था। वैसे भी मुझे तो कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंच रहा था, इसीलिए मुझे अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना था। मुझे इधर उधर दिमाग बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस घर की हमेशा की खामोशी से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। कभी कभार मेरी बात मेरे पति से फ़ोन पर हो जाया करती थी। उसके अलावा मेरा कहीं आना जाना भी नहीं था। इस घर में मेरी ससुराल का कोई रिश्तेदार भी आता जाता नहीं था। हर कोई अपने काम से काम रखता था। हर कोई अपने आप से मतलब रखता था। एक दिन रात को मैं फिर से सो रही थी और मुझे किसी के बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। आज मैं हिम्मत करके ये देखने के लिए उठी गई थी कि आखिर कौन है जो जोर जोर से चिल्लाता है और कौन है जो इतनी रात को घर में टहलता फिरता है। मैंने देखा कि मेरे ससुर किसी से फ़ोन पर चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे। मेरे ससुर अक्सर ऊंची आवाज़ में फ़ोन पर बात करते थे। उनकी ही आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना, अपनी मनमानी करना और फ़ोन पर लंबी लंबी गपशप करना मेरे ससुर का यही काम था, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे और घर में ही रहते थे। सुना था कि घर के सारे लोग मेरे ससुर से बहुत डरते हैं।
यहाँ तक कि मेरी सास भी अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती थी। मेरे ससुर का बिहेवियर इस घर में किसी के साथ भी ठीक नहीं रहता था। वो किसी की भी नहीं सुनते थे और अपने हिसाब से ही जो उन्हें करना होता था वही करते थे। फिलहाल दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मैं हर रात देखती कि घर में आधी रात में टहलने वाला इंसान कोई और नहीं, मेरा ससुर ही था। मैं हर रात देखती कि घर में आधी रात को टहलने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर ही था, और वही रात को किसी न किसी से बातें करते थे। जबकि मैं इस बात से भी बहुत डरी हुई थी कि कभी कभी तो वो रातों को मेरी सास को भी मारते पीटते थे। वो मेरी सास के साथ हमेशा बुरा बिहेवियर करते थे, अपनी पत्नी को अपने पैर की जूती समझते थे। जब मेरी शादी हुई थी तब शुरुआत के दिनों में तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद से ही इस घर में न जाने क्या क्या होने लगा था। मेरी सास को वो रोज मारते थे। मेरी सास जोर जोर से चीखती चिल्लाती रह जाती थी, मगर मेरे ससुर नहीं रुकते थे। अब मैं रोज रातों को जाकर उन लोगों के लड़ाई झगड़े पर कान लगाने लगी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल पाता था कि वो दोनों पति पत्नी आखिर किस बात पर झगड़ा करते हैं और ऐसी कौन सी गलती है जिस पर मेरे ससुर उनको पीटते हैं। कुछ दिनों बाद मेरे पति 2-3 दिन के लिए घर पर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आ गए थे। मैं अपने पति के आने से बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, लेकिन हैरान इस बात पर थी कि जिस दिन से मेरे पति घर पर आए थे, अब मेरे ससुर ने मेरी सास पर हाथ उठाना बंद कर दिया था। ये बात तो मैं पहले भी नोटिस कर चुकी थी कि जब मेरे पति घर में होते हैं तो मेरे ससुर मेरी सास पर हाथ नहीं उठाते और घर के सारे लोग भी एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे मेरे पति के सामने घर का माहौल पूरा बदला हुआ नजर आता था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम अच्छी तरह से रेडी हो जाओ, हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैं अपने पति के साथ तैयार होकर बाहर चली गई थी। मेरे पति मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर गए थे। वहां पर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया था। मेरे पति मेरी तरफ देखकर कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्या? तुमने खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया। मैंने सोचा कि अपने पति से इस वक्त ये बात करना सही है भी या नहीं, क्योंकि मैं अपनी सास की वजह से बहुत परेशान थी और घर के माहौल की वजह से भी। फिर मैंने अपने पति को सब कुछ बताने की कोशिश की, क्योंकि हम दोनों शादी के बाद पहली बार एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर से बाहर निकले थे। मैं ऐसी बातें करके अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर ये भी सोच रही थी कि आखिर मैं उस घर की बहू हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने पति से पूछ ही लिया कि आपके पिता आखिर रात को अपनी पत्नी पर हाथ क्यों उठाते हैं। ये सवाल सुनने के बाद मेरे पति ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिताजी तो माँ से बहुत प्यार करते हैं। मैं आगे कुछ कहने वाली ही थी, इतनी ही देर में मेरे पति के पास किसी की कॉल आ गई और वो कॉल अटेंड करने के लिए मेरे पास से उठकर चले गए। मैं अपने पति के अंदाज से समझ गई थी कि वो इस बात से अनजान है। 5 मिनट बाद मेरे पति वापस आ गए थे और मुझसे कहने लगे, बताओ तुम क्या बता रही थी। मैंने फिर उसके बाद उनसे कोई बात नहीं कही और कहा कि शायद मुझे गलतफहमी हुई थी, अब हमें घर चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। उसके बाद मैं अपने पति के साथ घर लौट आई थी। अगले 2 दिन के बाद फिर मेरे पति वापस अपने काम के सिलसिले में चले गए थे। मेरे पति जाते समय मुझे शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे दे गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम अपनी पसंद के कपड़े ले आना, क्योंकि जिस दिन हम लोग घर से बाहर निकले थे उस दिन हमें इतना टाइम नहीं मिल सका था कि हम साथ में शॉपिंग भी कर लें। मेरी कोई जेठानी, वैसे तो कोई मेरे साथ जाता नहीं, क्योंकि कोई भी मेरे साथ ढंग से बात तक नहीं करती थी। मैंने अपनी सास से इसलिए नहीं पूछा था कि कहीं मेरे ससुर उन्हें जाने से इनकार न कर दें। मेरे घर की सारी नौकरानियों के साथ अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक नौकरानी थी चमेली। मैंने उससे कहा कि तुम क्या मेरे साथ मार्केट चलोगी, तो वो मेरे साथ मार्केट चलने के लिए फौरन ही तैयार हो गई। इस घर में मुझे किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोई कुछ भी करे, इस घर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता था। इसीलिए मैं नौकरानी को अपने साथ ले जाकर मार्केट से अपनी शॉपिंग करके आ गई थी। जब मैं मार्केट से घर आई तो मेरी सास के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे कदमों से अपनी सास के कमरे के दरवाजे तक जा पहुंची। मुझे उनके कमरे से आवाज आ रही थी। वो कह रही थी कि बस करो, अब मेरे ऊपर ज्यादा जुल्म मत करो। इसका मतलब ये था कि आज मेरे ससुर फिर से मेरी सास पर हाथ उठा रहे थे और अब रात का वक्त नहीं था बल्कि दिन था। मैंने अपने हाथ से शॉपिंग बैग साइड पर रख दिए और कान लगाकर अपने सास ससुर की बातें सुनने लगी।
मेरी सास जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तुम मेरे साथ ये मत करो, मुझे माफ कर दो। आखिर कब तक तुम मेरे साथ यही सब करते रहोगे? बार बार मेरी सास एक ही शब्द को दोहरा रही थी। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा कि आखिर मेरे ससुर मेरी सास के साथ ऐसा भी क्या कर रहे हैं। तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरे ससुर मेरी सास के बाल काट रहे थे। मैं समझती थी कि मेरे ससुर मेरी सास पर हाथ उठाते होंगे और उनको मारते होंगे, तभी मेरी सास इतना ज्यादा चिल्लाती हैं। लेकिन मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ था, क्योंकि वो उनको मार नहीं रहे थे बल्कि उनके बाल काट रहे थे, जिस पर मेरी सास बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। पर वो ऐसा क्यों कर रहे थे, ये बात मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। आखिर बाल तो औरत का गहना होते हैं, हर औरत की खूबसूरती बालों से ही तो होती है। मेरे ससुर के एक हाथ में मेरी सास के कटे हुए बाल और दूसरे हाथ में कैंची थी। अब मुझसे ये सब कुछ देखकर रहा नहीं गया था, इसलिए मैं चिल्लाती हुई कमरे के अंदर चली गई। मैंने कमरे के अंदर जाकर अपने ससुर से कहा, पिताजी, आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं? मेरे ससुर ने कहा, शुक्र करो बहू, तुम्हारी सास के हिसाब से ये सजा बहुत कम है, वरना जो तुम्हारी सास के कारनामे हैं इसे तो इस घर से निकाल देना चाहिए। ये कहते हुए मेरे ससुर कमरे से बाहर निकल गए थे। मैंने अपनी सास को जाकर जल्दी से गले लगा लिया, क्योंकि वो बेचारी बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और पिताजी ने आपके बाल क्यों काटे हैं? मेरी सास कहने लगी, ऐसा तो वो हर रोज करते हैं, पहले तो वो मुझे मारते हैं और उसके बाद मेरे बाल काटते हैं। मैंने कहा, पर मुझे लगता है कि वो खाली आपके बाल काटते हैं, आपको मारते नहीं हैं। मेरी सास कहने लगी, ये आदमी बहुत जालिम है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मेरी सास कहने लगी, बहू, मैंने कुछ नहीं किया, तुम अभी इस घर के बारे में कुछ नहीं जानती हो, इसलिए तुम ये बात नहीं समझ सकती। मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आखिर कोई बात तो होगी जो ये आपके साथ ऐसा करते हैं। मेरी सास ने कहा, बहू, इस घर में सबको अपनी फिक्र है, इसलिए कोई किसी के मामले में नहीं बोलता, क्योंकि इस घर के सारे लोग मेरे छोटे बेटे की कमाई खाते हैं। तुम इस घर के लोगों से बचकर रहना, और खासकर अपने ससुर से, वो बहुत खतरनाक आदमी है। कभी भी कोई भी बात अपने पति से मत कहना, वरना वो मुझे जान से मार देंगे। मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती कमरे से बाहर भेज दिया और कहने लगी कि आइंदा कभी भी हम दोनों के झगड़े के बीच तुम मत आना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं खामोशी से उनके कमरे से बाहर आ गई थी। मेरे ससुर मेरी सास के साथ अच्छा नहीं कर रहे थे। मेरी सास एक अच्छी औरत थी और मैं इस तरह से उन पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी। मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी मुझे सीढ़ियों पर मेरे ससुर मिल गए। मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज लगाकर रोक लिया और वो कहने लगे, एक बार मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। मैं अपने ससुर की बात को समझ नहीं पाई थी। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता है तुम बहुत समझदार लड़की हो, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। मेरा बेटा भी बहुत समझदार है। मैंने अपने ससुर जी से कहा, लेकिन आप माँ जी के साथ बहुत गलत कर रहे हो। मेरे ससुर कहने लगे, रुको, मैं अभी तुम्हें सारी कहानी समझाता हूँ, ताकि तुम्हें मुझ पर यकीन आ सके और ये भी पता चल जाए कि इस घर में क्या हो रहा है। ये कहकर मेरे ससुर ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसमें कुछ करने लगे। फिर उन्होंने मोबाइल के अंदर कुछ फोटोज लगाकर मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये देख लो, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम कभी मुझे गलत नहीं समझोगी। मेरे ससुर कहने लगे, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मर्द अपनी पत्नी से बेवफाई देखेगा तो फिर वो अपनी पत्नी पर किसी न किसी तरह से तो रोक लगाएगा ही। फोटोज देखने के बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी मैं फोटोज देख ही रही थी कि अचानक सीढ़ियों पर मेरी सास आ गई और उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगी। कहने लगी, तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गई हो। मैं अपनी सास से कुछ कहती, तभी वो बोल पड़ी और कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानती और ना ही कुछ समझती हो, चलो अपने कमरे में जाओ और दोबारा हम दोनों के बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैंने झटके से अपनी सास से अपना हाथ छुड़वाया। वो आंखें फाड़कर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने बड़ी गौर से अपनी सास की तरफ देखा था। रात के टाइम पर फिर वही चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मेरी सास के बाल बहुत लंबे लंबे थे। मेरे ससुर उनके बाल काट काट कर उनको आधा गंजा तो कर ही चुके थे। मेरी सास हमेशा अपने सर पर पल्लू रखकर घूमती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए।
मेरे पति जब घर आते तो इस घर का माहौल बहुत अच्छा होता और जब वो घर से चले जाते तो फिर से बिगड़ जाता। मैं अपने पति को ये सब कुछ बताने की कोशिश करना चाहती थी, पर मेरी सास ने मुझसे सख्ती से मना कर दिया था और कहा था कि तुमने अपने पति को कुछ भी बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। मुझे अब बहुत ज्यादा टेंशन रहने लगी थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। टेंशन और चीखों की आवाजों से मैं सो नहीं पाती थी। सारी रात मुझे जागते जागते गुजर जाती थी। मेरी सास मेरे पति की माँ थी और मुझे बहुत प्यारी थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे साथ सास होने जैसा सलूक नहीं किया था। इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने अपने दिल को बहुत टटोला, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मेरी सास ऐसी हो सकती है। फिर अगला दिन निकला और मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर मेरी सास के और मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छा बिहेवियर कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद मेरे ससुर को एहसास हो गया है कि औरत पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। मैंने उन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार देखा था। मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो अच्छा हुआ, आपस में प्यार मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। और अब काफी दिनों से मेरे ससुर मेरी सास के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। अब मैं बेफिक्र हो गई थी और मेरे दिमाग से अब ये टेंशन भी निकलने लगी थी। दिन अच्छे गुजर रहे थे। एक दिन रात के लगभग 9 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही थी। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरे कमरे में आए। जल्दी से मैंने उनको देखकर अपने सर पर पल्लू रख लिया था। मैंने उनसे कहा, पिताजी आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा, बहू मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनी हुई चाय लेकर आया हूँ। तुम्हारी सास और तुम्हारे पति को भी मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि जब से बहू घर में आई है उसके साथ यहाँ ढंग से कोई बात भी नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाया हूँ। चाय पियो और बताओ कि मेरे हाथ की चाय कैसी है। मेरे ससुर का मूड बहुत ही अच्छा था। मैं हैरत से अपने ससुर की तरफ देख रही थी। न जाने इतने दिनों से मेरे ससुर को क्या हो गया था। वो तो मेरी सास के साथ साथ मुझ पर भी मेहरबान हो रहे थे। मैंने चाय का कप उनके हाथ से लिया और उनसे कहा कि शुक्रिया पिताजी। मैंने अपने ससुर से कहा, अभी चाय थोड़ी गर्म है, मैं इतनी गर्म चाय नहीं पीती, जब ठंडी हो जाएगी तो पी लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, नहीं बहू मेरे सामने पियो, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, पिताजी अभी ही मैंने 2-3 ग्लास पानी पी लिया था, इसलिए मेरा पेट थोड़ा फूल रहा है। थोड़ी देर बाद आप आएंगे तो आपको मेरा चाय का कप खाली मिलेगा और मैं आपकी तारीफ अभी ही किए देती हूँ, चाहे अच्छी हो या ना हो। आप मेरे पिता समान हैं और भला कोई भी बेटी अपने पिता की दी हुई चीज की बुराई नहीं करती, हमेशा तारीफ ही करती है। मेरे ससुर मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा तो ये बात है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, जीती रहो, मैं चलता हूँ, चाय जरूर पी लेना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं उठी और मैं चाय का कप लिया और बाथरूम में जाकर चाय को फेंक दिया और कप वापस लाकर टेबल पर रख दिया, क्योंकि मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। रात के टाइम पर अगर मैं चाय पी लेती तो मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। अब ये बात तो मैं अपने ससुर से नहीं कह सकती थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि मेरे ससुर के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका था। काफ़ी टाइम से मेरे ससुर आधी रात के टाइम पर मेरी सास पर भी कोई अत्याचार नहीं करते थे, बल्कि वो तो उन पर अत्याचार करना ही भूल चुके थे। मुझे बहुत रात हो गई थी टीवी देखते हुए, इसलिए मैंने टीवी ऑफ किया और अपने पति से चैटिंग पर बातें करने लगी। इस टाइम पर वो भी अपने रूम में आराम कर रहे होते थे, लेकिन इस टाइम पर मुझे महसूस हुआ जैसे किसी की परछाई मेरे कमरे की तरफ आ रही है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल बंद किया और आंखें बंद करके लेट गई। किसी ने दरवाजा खोलकर शायद मुझ पर नजर डाली और दोबारा से दरवाजा बंद कर दिया। मैं समझ गई थी कि मेरे कमरे के अंदर कौन आया था। मैं दोबारा से अपने पति से चैट पर बातें करने लगी, लेकिन मुझे कमरे से बाहर कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। मैंने अपना मोबाइल रख दिया और मैं चुपके चुपके अपने कमरे से देखने के लिए बाहर निकली कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी सास के मुंह पर हाथ रखकर उनको ना जाने कहां लेकर जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इस घर में एक बेसमेंट भी बना हुआ था, जिसके बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वो मेरी सास को जबरदस्ती खींचते हुए बेसमेंट के अंदर लेकर जा रहे थे। मैं भी दबे पांव उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगी। मेरे ससुर बेसमेंट के अंदर मेरी सास को लेकर चले गए, लेकिन उन्होंने बेसमेंट की सीढ़ियों का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, इसलिए मैं भी उस बेसमेंट के अंदर खामोशी से चली गई। मैंने देखा कि बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था।
मेरी सास को कमरे के अंदर मेरे ससुर लेकर जा चुके थे। मैं वहीं पर ठहरकर उनकी बातें सुनने लगी। मेरे ससुर ने मेरी सास को कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध दिया। यहाँ बेसमेंट में कोई और भी मौजूद था। मेरे ससुर उससे भी बातें कर रहे थे। उसके बाद मेरे ससुर ने मेरी सास से जो कहा, उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हारे इस घर में जितनी भी दौलत है, ये सब तुम्हारे इकलौते बेटी की है। मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ तुम मुझे दे दो और मेरे नाम कर दो। कितने सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ पर आज तुम्हें मारकर दफना दूंगा और सबको बता दूंगा कि तुम अपने आशिक के साथ भाग गई हो। अब जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दो ताकि तुम्हारे बेटे की सारी जायदाद मेरे नाम हो सके। मेरी सास कहने लगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। ये सब कुछ मेरे इकलौते बेटे की मेहनत की कमाई है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे हरामखोर बच्चों को अपने बेटे की मेहनत की कमाई का ये बनाया हुआ सब कुछ दे दूं? तुम शुक्र करो कि कितने सालों से मैंने तुम्हारी ये सच्चाई अपने बेटे से छुपा रखी है और अब तो मुझे ये सच्चाई अपनी बहू से भी छुपानी पड़ रही है। मेरे ससुर ने मेरी सास के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और उन्हें कहा कि उसे तो आज मैंने चाय में नींद की दवाई मिलाकर बेहोश कर दिया। उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब उसकी सुबह आंख खुलेगी तो पता चलेगा कि उसकी सास तो अपने आशिक के साथ भाग चुकी है, क्योंकि जो फोटो मैंने उसे दिखाए थे उसने उन फोटो पर यकीन कर लिया था। दरअसल उस दिन मेरे ससुर ने मोबाइल में जो मुझे फोटो दिखाए थे वो मेरी सास के फोटोज थे जो काफी अश्लील तरीके से लिए गए थे, और मेरे ससुर ने दूसरे मर्दों के साथ उन फोटोज को मेरी सास के साथ एडिट कर दिया था, जबकि वो सारे फोटोज मेरी सास के साथ मेरे ससुर ने खुद अपने मोबाइल से लिए थे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर ये सब माजरा क्या है। दरअसल ससुर जी जो थे वो मेरी सास के दूसरे पति थे और मेरे पति मेरी सास के पहले पति के इकलौते बेटे थे। जब मेरी सास की शादी हुई थी तब वो विधवा हो गई थी और मेरी सास की पहली शादी जहाँ हुई थी वो आदमी बहुत ज्यादा अमीर था। उसने अपने मरने से पहले ही अपने होने वाले बच्चे के नाम अपनी सारी जायदाद कर दी थी, क्योंकि जब मेरी सास के पहले पति की मौत हुई थी तब वो प्रेग्नेंट थी। मेरी सास के माता पिता ने उनकी शादी इस लालची आदमी के साथ करवा दी जिसके पहले से ही इतने ढेर सारे बच्चे थे। मेरी सास के पास अपने पति की सारी जायदाद मौजूद थी, इसलिए मेरी सास ने अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और उसे अपने पति का बिजनेस दोबारा से स्टार्ट करने का हौसला दिया, जबकि मेरी सास के दूसरे पति के बच्चों ने इस बात का बहुत फायदा उठाया और उनकी जायदाद पर ऐश की। मेरा पति ये बात नहीं जानता था कि ये आदमी उनका दूसरा पिता है। ये बात मेरी सास ने उनसे इसीलिए छुपाई थी क्योंकि उनका बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था। बहुत से बच्चे दूसरे पिता या दूसरी माँ को एक्सेप्ट बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन मेरे पति ने तो जब से आंख खोली थी मेरे ससुर को ही अपना पिता समझा था। इसलिए मेरी सास ने मेरे पति को बताने के बारे में कभी ये नहीं सोचा। लेकिन जब मेरा पति जवान हुआ और उसने अपने पहले पिता की बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट कर दिया और उसने उनके बिजनेस को खूब बढ़ावा दिया, पैसे से खूब पैसा कमाया, तो ये बात मेरे ससुर को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनकी कोई भी औलाद इस काबिल नहीं थी जो मेरे पति का मुकाबला कर सकती। मेरी सास के पहले पति की कमाई पर वो लोग पल रहे थे और मेरे पति के काबिल होने के बाद भी ये सब लोग मेरे पति के घर में ही रह रहे थे और उनकी मेहनत की कमाई से ही ये सब लोग अपना खर्चा पानी कर रहे थे। लेकिन मेरे पति ने अपनी कमाई से जो कुछ भी लिया था वो सब कुछ अपनी माँ के नाम कर दिया था। मेरे ससुर अब ये सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहते थे और काफी टाइम से मेरी सास को इसके लिए ब्लैकमेल कर रहे थे कि वो उनको अपनी सारी जायदाद दे दे। मेरे ससुर मेरे पति के सामने तो बहुत अच्छे तरीके से इसीलिए रहते थे क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि अगर मेरे पति को ये बात पता चल गई कि वो मेरी सास के दूसरे पति हैं और उनके बच्चे भी मेरी सास के नहीं बल्कि मेरे ससुर की पहली पत्नी के हैं, तो मेरा पति कभी भी उन लोगों को हमारे घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और मेरे पति का दिमाग तो कभी भी घूम सकता है, वो इन लोगों को घर से बाहर निकाल सकता है। अब मेरे ससुर मेरी सास से पेपर पर साइन करवाने के बाद मेरी सास को मार देना चाहते थे और उनके मरने के बाद सबको ये बताते कि मेरी सास का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, वो अपने आशिक के साथ भाग गई। मेरे साथ बूढ़ी जरूर हो गई थी लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी, उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो बूढ़ी हैं। कमरे के अंदर जो दो लोग मौजूद थे वो मेरे ससुर के दो बड़े बेटे थे जो कि मेरे पति की इस दौलत को हथियाना चाहते थे।
मेरे ससुर मेरी सास के बाल इसीलिए काटते थे क्योंकि बाल औरत का गहना होते हैं। उन्हें लगता था कि वो अपनी पत्नी के बाल काट देंगे और उन पर रोज मारपीट करेंगे तो वो डर कर उनके नाम ये जायदाद कर देंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सलाम है मेरी सास के बर्दाश्त को, जो इतने सालों से वो इस सब कुछ को बर्दाश्त कर रही थी और उन्होंने अपने बेटे की जायदाद किसी ऐसे आदमी के हवाले नहीं की थी जो उनकी और उनके बेटे की जिंदगी खराब कर देता। मैं अपनी सास पर अब ज्यादा जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने एक काम किया था। जब मैं अपने कमरे में लेटी हुई अपने पति से चैट कर रही थी, मैं समझ गई थी कि रूम में मेरे ससुर आए हैं। मैंने अपने पति को मैसेज से पूरी बात बता दी थी। मैंने सोच लिया था कि मेरे पति को यकीन आए या ना आए, क्योंकि मुझे गड़बड़ का एहसास तो तभी हो गया था जब मेरे ससुर का बिहेवियर बदलने लगा था और वो मेरे कमरे में आज पहली बार मेरे लिए चाय बनाकर लाए थे। मेरे पति ने जब मैसेज पढ़े तो उनका रिप्लाई किया था कि मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, तुम उसकी मदद ले लेना, बाकी मैं यहाँ से घर आने के लिए निकल रहा हूँ। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो मैं अपने पिता और उनके सारे बच्चों का हाथ पकड़कर घर से निकाल दूंगा, और अगर ये बात गलत हुई तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैंने अपने पति से कहा था कि तुम अपने दोस्त को भेज देना, मुझे सब कुछ मंजूर है। मैं बेसमेंट की सीढ़ियों से चढ़ती हुई दरवाजे पर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति के एक दोस्त आ गए थे। मेरे पति के दोस्त होने के साथ साथ वो पुलिस ऑफिसर भी थे, क्योंकि मैंने अपने पति को ये बताया था कि आपके पिता रोज रात को आपकी माँ को मारते हैं और उनके बाल काटते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप आकर यहाँ पर देख सकते हो, और मुझे लग रहा है कि आज भी वो यही सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि वो ये चेक करने आए हैं कि मैं सो गई हूँ या नहीं। मैं रात को सोई नहीं हूँ और उन पर नजर रखती हूँ, इसलिए शायद अब वो मुझसे सावधान हो गए। मैं अपने पति के दोस्त को नीचे बेसमेंट में ले गई थी। उन्होंने जब अपनी आंखों से ये सब देखा कि मेरे ससुर और उनके बेटे मेरी सास को साइन करवाने के लिए मार रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे ससुर और उनके दोनों बेटों को अरेस्ट कर लिया। वो उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले गए। जब सुबह हुई तो मेरे पति भी घर आ चुके थे, क्योंकि उनके दोस्त ने मेरे पति को फोन करके सारी बात बता दी थी। मेरे पति के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता पर और उनके सारे बेटों पर केस कर दिया। मेरी सास ने भी कोर्ट में गवाही दी थी, इसलिए फैसला हमारे हक में ही हुआ था। मेरे जेठ और जेठानियां जो हमारे घर में रहते थे, वो सब लोग हमारे घर से चले गए थे। अब इस बड़े से घर में हम लोग अकेले रहते हैं और बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरे पति ने फैसला कर लिया कि वो कभी इस घर से नहीं जाएगा। अब वो हमारे साथ ही रहते हैं और इसी शहर में रहकर अपना काम करते हैं। कभी कभी कुछ लोग दौलत के लिए इतने गिर जाते हैं कि अपने रिश्तों की अहमियत करना भी भूल जाते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने रिश्तों की कदर करना सीखिए। रिश्ते जो आज हमारे साथ हैं, अगर हम उनके साथ कुछ भी गलत करेंगे तो उनके दिल में गलतफहमी आ जाएगी। उसके बाद कोई भी हमें पलटकर कभी नहीं देखेगा। इसलिए अच्छे इंसान की परख करना सीखे। जो अच्छा है उसके साथ अच्छा सलूक करिए और जो बुरा है उसकी बुराई को खत्म करने की कोशिश कीजिए। मेरे ससुर ने तो मेरी सास से बहुत माफी मांगी थी, पर शायद वो माफी के काबिल नहीं थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। वो मेरी सास को जान से मारने जा रहे थे। अगर मैं मौके पर उन लोगों को नहीं देखती तो शायद ये राज मेरी सास के साथ इस घर में ही दफन हो जाता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।